हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है कक्षा 12 की केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री। उसमें अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स का जो पार्ट है अपना वो पढ़ रहे हैं। विद्युत रसायन हो चुका है, विलयन हो चुका है। अभी अपन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रसायन बलगतिकी। इसमें अपन ने अभिक्रिया की कोटि, आणविकता क्या है ये पढ़ लिया है। अगर आप आज ही इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और इस पार्ट के पूरे वीडियो देख कर आइए, साथ में नोट्स भी बना लीजिए। आपको बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक का सब कुछ समझ में आएगा। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, जितनी भी परिभाषाएं हैं, सब कुछ अपन ने विस्तार से कराया, अच्छे से कराया। अपन ने शून्य कोटि की विक्रिया, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, अर्धायु काल, सब कुछ पढ़ लिया है। अभी अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देखो, आप देख पा रहे हो, वो टॉपिक अपना रहेगा छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, जिन्हें बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये बोर्ड से संबंधित ठीक सवाल है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन में देखो हम क्या कह रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया की कोटि तो एक हो, यानी एक अभिकर्मक से वो प्रभावित हो, जबकि अभिक्रिया में एक से ज्यादा अभिकर्मक भाग ले, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। चलो पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। छद्म का वैसे अर्थ होता है धोखा, यानी जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एस्टर, एस्टर क्या होता है जी? ये वाले फॉर्मूले से अपन बोलते हैं एस्टर। अब जैसे एक एस्टर दिया हुआ है CH3, ये सॉरी, ये देखो, ये कोई एस्टर दिया अपने पास। अब इस एस्टर का जल अपघटन करना है, यानी जल जोड़ के तोड़ना है जी। अम्लीय माध्यम है तो H+ लिख देता हूं। अब जल जोड़ के तोड़ने में सीधी सी बात यह है सर, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, जल का बन जाएगा H+ और OH-। ये जो प्लस है वो जुड़ जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा क्या? CH3COOH, एसिटिक अम्ल, प्लस यहां ये जो है देखो माइनस, वो जुड़ जाएगा यहां प्लस के साथ, तो CH3CH2OH, एथेनॉल। ये है जी, ये एस्टर और ये जल। ये एस्टर के जल अपघटन की रासायनिक समीकरण है। एस्टर के जल अपघटन की। अब इसका अगर अभिक्रिया वेग देखें, वेग समीकरण से, वेग व्यंजक से, तो हम कहेंगे के, और अभिकारक कौन? एक तो है एस्टर, ऐसे लिख देता हूं मैं, और साथ में कौन? H2। हमने यही तो पढ़ा था, अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। वेग नियम में भी पढ़ा था, उनकी घात के समानुपाती है। तो अपन इस तरह लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर के, वेग नियतांक के, एस्टर की सांद्रता और जल की सांद्रता। पर जब प्रैक्टिकली देखा गया, देखो इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है कि इसमें अभिकारक कितने भाग ले रहे हैं जी? एक तो है एस्टर और एक है जल, यानी दो अभिकारक बाल रहे हैं। तो दिखने में तो लग रहा है, हालांकि कोटि प्रैक्टिकली ही पता चलती है, थ्योरेटिकली पता नहीं चलती। स्टार्ट में पढ़ लिया अपन ने, पर
थ्योरेटिकली अगर इसको देखें तो लगता है कि दो विकारक है तो दोनों की सांद्रताओं पर ही निर्भर करेगा वेग, क्योंकि हम कहते हैं विकारक की सांद्रता अगर बदलती है तो वेग बदलता है। अब जब इस तरह अपन ने लिखा और जब प्रैक्टिकली किया तो पता चला कि जो विक्रिया वेग है, ये जो विक्रिया वेग है वो जल की सांद्रता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता सर। मैं लिख देता हूं यहां पर, एस्टर के जल अपघटन, एस्टर के जल अपघटन में अभिक्रिया वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर या जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। मतलब जल की मात्रा कितनी हो इसका वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब अभिक्रिया वेग का सूत्र हो जाएगा इस समीकरण के लिए, अभिक्रिया वेग बराबर के, और यहां केवल ये रहेगा सर, ये लो जी। अब एक ही अभिक्रिया पर वेग निर्भर कर रहा है, एक ही विकारक पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, तो ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि तो है प्रथम, और अभिकारक भाग ले रहे हैं एक से ज्यादा, एस्टर भी है जल भी है, दो विकारक है, पर दोनों में से केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है विक्रिया की वेग, इसलिए इनको बोलते हैं छद्म कोटि की विक्रियाएं। वापिस देख लो कि वे विक्रियाएं जिनके लिए विक्रिया की कोटि एक अभिकर्मक से प्रभावित होती है। यहां एक अभिकर्मक कौन से प्रभावित हो रही थी जी, यहां केवल सुनो, यहां केवल ये एस्टर की सांद्रता पर ही निर्भर कर रही है, जल की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। तो हम कह रहे हैं जिनके लिए विक्रिया की कोटि एक अभिकर्मक से प्रभावित होती है, जबकि विक्रिया में एक से ज्यादा अभिकर्मक है। ये लो सर, एक ये रहा अभिकर्मक, ये रहा, छद्म कोटि की विक्रिया कहलाती है। तो ये छद्म कोटि की विक्रिया का एक एग्जाम्पल देख लिया। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो जी भाई, देखो सर, ये जो आपके सामने पीडीएफ है, ये हमारी एप्लीकेशन पे नोट्स प्रोवाइड होते हैं ना, उनकी पीडीएफ है। अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, बीसीएस एकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन सर्च कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड कीजिए और चिन्ह से पैसों में नोट्स खरीद लीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों की वैल्यू पे नहीं करता इंसान, उनकी वैल्यू भी नहीं करता। और जाहिर सी बात है, आर्थिक युग है, तो थोड़ा सा मेहनत का, थोड़ा सा हमारी की गई मेहनत का ही आपको लोगों को चार्ज किया जा रहा है। बाकी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अफोर्डेबल है, आपके महीने के कुरकुरे चिप्स के खर्चे से भी कम है। देखो, हाँ जी, हाँ, इन नोट्स के आप पीडीएफ में मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, लैपटॉप में पढ़ सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है जी अपना, क्या टॉपिक है जी, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान देना जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, इसे ईए बोलते हैं शॉर्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है जी एक्टिवेशन एनर्जी, सुनो सर, सुनो, क्या है सक्रियण ऊर्जा। देखो, कोई भी विकारक है, सूरी बाबा सूरी, ओ भाई,
कोई भी अभिकारक है वो अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? उत्पाद। ठीक है जी। अब आरेनियस नाम के वैज्ञानिक ने यह बोला, आरेनियस, कि जब भी अभिकारक क्रिया करते हैं तो उनमें टक्कर होती है और उन टक्करों के कारण ही वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्ट बनने से पहले, यानी अभिकारक पूर्णतः प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक बीच की स्टेज और आती है, जिसे बोलते हैं मीडिएटर, मध्यवर्ती, फिर जाके वो उत्पाद में बदलता है। यानी कोई भी अभिकारक है वो क्रिया करके उत्पाद में बदलने से पहले किसमें बदलते हैं जी? मध्यवर्ती में। ये मध्यवर्ती अल्प समय के लिए स्थायी रहते हैं, अल्प समय के लिए, इसलिए इनको बोल सकते हैं अस्थायी, क्योंकि मध्यवर्ती फिर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? तुरंत उत्पाद में। पर यह जरूर है कि चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, कोई सी भी अभिक्रिया है, अगर उनके अभिकारक क्रिया कर रहे हैं तो पहले बदलेंगे मध्यवर्ती में। अस्थायी यौगिक है मध्यवर्ती, थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में रहता है, फिर बदल जाता है प्रोडक्ट में। देखिए जी, जैसे मान लो मैंने कहा अपन ने अभिक्रिया करा दी H2 और Cl2 की, और हमें पता है इसमें बनता है 2HCl। अब ये अभिक्रिया में ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है, पर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री साइंस आरेनियस कि पहले ये अभिकारक बदलेगा मध्यवर्ती में। क्यों? वो सुनना। H2 इस तरह होता है जी, H सिंगल बॉन्ड H, में इस तरह लिख रहा हूं, और Cl2 इस तरह होता है जी, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। H यानी एक इलेक्ट्रॉन, H यानी एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड। Cl 17 नंबर पे आता है, 2 8 7 होता है, अंतिम कोष में 7, दूसरा Cl तो भी 7, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं ये H2 है, ये Cl2 है, इन दोनों को क्रिया करनी है। क्रिया करनी है तो विज्ञान कह रही है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पहले क्या होगा? पुराने बंध कमजोर होंगे सर, जो पहले से बने हुए बंध है वो कमजोर होंगे। पहले का ये जो बंध है ये कमजोर होगा, तो इसको अपन डैश डैश से दिखा देते हैं, ये कमजोर हो रहा है सर, टूटा नहीं है, टूट रहा है, ये लो, ये भी कमजोर हो रहा है। और जब पुराने बंध कमजोर हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त नए बंध बन रहे होते हैं। ये लो जी, H और Cl में बंध बनना शुरू हो गया, H का टूट रहा है, Cl का टूट रहा है, तो फिर H और Cl का बन रहा है। तो ये जो बीच की स्टेप है, अगले में क्या होगा? ये पूरी तरह टूट जाएगा और जो बनना है वो पूरी तरह बन जाएगा। तो ये बन जाएगा HCl और ये बन जाएगा HCl, 2 HCl प्राप्त हो गए। पर बीच की देखो, ये तो हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक, तो फिर ये क्या हुआ? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती इसका मतलब प्रत्येक अभिकारक जब भी क्रिया करेंगे आपस में तो उनके पुराने बंध टूटेंगे जी, और जब पुराने बंध टूटेंगे तो नए बंध भी बनेंगे। और इसी दौरान थोड़े समय के लिए एक स्टेज आती है, एक अस्थायी अवस्था आती है जिसे अपन बोलते हैं मध्यवर्ती। तो प्रत्येक अभिकारक पहले मध्यवर्ती में बदलता है, उसके बाद उत्पाद में बदलता है जी। ठीक है, अब सुनो जी, मैं भाषा लिख रहा हूं कि किसी अभिकारक को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा, किसी अभिकारक को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा
जिसके द्वारा वह मध्यवर्ती में इंटरमीडिएट में बदलता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है कि किसी भी विकार को दी गई वह ऊर्जा जिसके द्वारा वह मध्यवर्ती का निर्माण करता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक शब्द आएगा अपने देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का मतलब है कि अभिकारक को दी गई वह ऊर्जा जिससे वो उत्पाद में बदल जाता है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा वो उत्पाद में बदल जाता है वो तो कहलाती है देहली ऊर्जा, और जिसे पाकर वो मध्यवर्ती में बदलता है वह कहलाती है क्या? सक्रियण ऊर्जा। चलो नोट्स में पढ़ के बता देता हूं मैं जो भी अपन ने अभी तक समझा है। देखो जी, जो अपन ने पढ़ा वो मैं नोट्स में पढ़ के बता देता हूं। सक्रियण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा क्या है? बोला अणु की वह ऊर्जा या अणु की ऊर्जा के अलावा अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। देखो उत्पाद में बदलने के लिए टोटल ऊर्जा क्या चाहिए? देहली ऊर्जा। आगे देखो, आर्यनियस के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघट को क्या बोलते हैं? टक्कर का परिणाम है। अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, इंटरमीडिएट का निर्माण करता है, जो थोड़े समय के लिए स्थायी होता है, अस्तित्व में रहता है, और उसके बाद में वो किस में बदल जाता है जी? उत्पाद में बदल जाता है। उत्पाद में बदल जाता है। जैसे कोई ए बी अभिकारक है, वो सी अभिकारक से क्रिया करेगा, तो जिस समय ए और बी का बंध टूट रहा होगा उस समय बी और सी में बंध बन रहा होगा। तो ये तो बीच की स्टेज है, उसको कहते हैं मध्यवर्ती, और फिर बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया में ए बी का एक अणु सी के अणु के टक्कर करके अस्थायी मध्यवर्ती एबीसी संकुल बना रहा है। यह बहुत कम समय के लिए स्थायी रहता है और टूटकर फिर उत्पाद में कम समय के लिए कौन? मध्यवर्ती। अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। देखो जी, देखो सर कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं। बोला देहली ऊर्जा क्या है? कि किसी अभिकारक की वो न्यूनतम ऊर्जा जो उसे किसमें बदल देती है? उत्पाद में। क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा। इसका मतलब देहली ऊर्जा क्या है? बोला सक्रियण ऊर्जा में क्या जोड़ दो? अणु की सामान्य ऊर्जा। भाई कोई भी अणु उसमें नॉर्मल अपनी एनर्जी तो होती है, उसमें और क्या डाल दो? सक्रियण ऊर्जा, तो बदल जाएगा प्रोडक्ट में। ऊर्जा के आधार पर अभिक्रिया के दो प्रकार है सर, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और उष्माशोषी एंडोथर्मिक। इनके लिए ग्राफ क्या बनेगा वो सुनना। जी चलो समझते हैं। देखो जैसे एक तो अभिक्रिया होती है भाई, एक तो अभिक्रिया हम कहेंगे भाई कहेंगे हम भाई। एक अभिक्रिया अपन कह देते हैं उष्माक्षेपी और एक कह देते हैं उष्माशोषी।
उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्या है सुनो, उष्माक्षेपी का मतलब है कि यदि कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो साथ में उष्मा भी बनाता है, उष्मा उत्सर्जित होती है। और उष्माशोषी में अपन कहते हैं कि यदि किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो उष्मा ग्रहण करता है, फिर जाके क्या बनाता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। अब अगर अपन इस फॉर्मूले पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं, क्या लगाएं जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तब देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारकों की कुल ऊर्जा और उत्पाद की कुल ऊर्जा हमेशा बराबर होती है। अब देखो अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा, उत्पादों की ऊर्जा का मतलब है, देखो उत्पाद में उष्मा जोड़ेंगे, उष्मा मानी ऊर्जा जोड़ेंगे, तब जाके अभिकारक की ऊर्जा के बराबर होगी। ध्यान देना बात पे थोड़ा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा होगी या अभिकारक की? अरे ऑब्वियस सी बात है, अभिकारक की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अभिकारक की ऊर्जा में से उष्मा अलग हुई तब जाके उत्पाद बना, तो उत्पाद की तो ऊर्जा कम हो गई। तो इसमें हम कहेंगे कि उत्पाद की ऊर्जा कम होती है, उत्पाद की ऊर्जा कम है, किससे? अभिकारक की ऊर्जा से। इनमें देखो अकेले अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद के बराबर नहीं है, अभिकारक में उष्मा डालेंगे तब जाके उत्पाद की ऊर्जा के बराबर होगी। इसका मतलब अभिकारक की ऊर्जा कम है, किससे? उत्पाद की ऊर्जा से। अब इनकी सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए दो ग्राफ दिए गए हैं सर, वो समझते हैं। देखो ग्राफ किस किस चीज के मध्य है जी? ग्राफ है अभिक्रिया निर्देशांक और गतिज ऊर्जा, या ऊर्जा बोल देता हूं मैं, चलो ऊर्जा लिख देता हूं। इन दो चीजों में ग्राफ बनाएंगे, इधर लिख देते हैं ऊर्जा, इधर लिख देते हैं अभिक्रिया निर्देशांक। अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब रहेगा कि उस दिशा में आगे जाएंगे तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी अभिकारक प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो गए, अभिक्रिया शुरू हो गई तो अपन राइट साइड में बढ़ेंगे। ये ऊर्जा का लेवल है। अब मैं कह रहा हूं मान लो ये ऊर्जा का लेवल है, ये ऊर्जा को दर्शाएगा इधर। ये कोई अभिकारक की ऊर्जा है, मैं ऐसे बना देता हूं। ये ऊर्जा किसकी है जी? ये ऊर्जा है अभिकारक की। ये ऊर्जा किसकी है जी? मध्यवर्ती की। इसका मतलब यदि अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलना है, यदि अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलना है तो इतनी ऊर्जा चाहिए सर, और इतनी ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा। देखो कि अभिकारकों को आवश्यक वह ऊर्जा, तो अभिकारक की ऊर्जा ये है, इतनी ऊर्जा चाहिए तब जाके वो किसमें बदलेगा? मध्यवर्ती में। और मध्यवर्ती में बदलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। अब देखो हमने कहा कि अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है, अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। ये लाइन है उत्पाद की ऊर्जा, तो उत्पाद की ऊर्जा देखो कम है, ये ऊर्जा का लेवल है। उत्पाद की कम है, अभिकारक की ज्यादा है। उत्पाद की कम है, अभिकारक की ज्यादा है। कौन सी विक्रिया? उष्माक्षेपी। अब उष्माशोषी बनाना है तो ये लो जी, यहां मैं उत्पाद लिख देता हूं, यहां अभिकारक लिख देते हैं, और ये वो मध्यवर्ती है। अभिकारक को इतनी ऊर्जा देंगे, कितनी? एक्टिवेशन एनर्जी। किसमें बदल जाएगा? मध्यवर्ती में। अब हम कह रहे हैं कि साहब ये तो उष्माशोषी विक्रिया है। बोला उष्माशोषी विक्रिया, इसका मतलब, बोला इसका मतलब यह है कि
जो अभिकारक की ऊर्जा है वो कम है, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है। तो देख लो, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है, देख लो ये लेवल है उत्पाद की ऊर्जा का, अभिकारक की तो यही है, तो उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है और ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो संकीर्ण ऊर्जा का सीधा सा परिभाषा ये बनेगी कि किसी अभिकारक की वह न्यूनतम, किसी अभिकारक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर वो मध्यवर्ती में बदल जाता है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, और पूरा उत्पाद में बदलने वाली ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। देखो जी, इसमें समझ लो जी, देखो पहले ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। तो देखो अभिकारक की ऊर्जा का लेवल ये है, अभिकारक की ऊर्जा का लेवल ये है, और ये है मध्यवर्ती की ऊर्जा, तो ये हो गई सक्रियण ऊर्जा। इतनी ऊर्जा चाहिए जी अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने के लिए। अब देखो उत्पाद का लेवल ये है, यानी उत्पाद की ऊर्जा कम है, अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है। डेली अपने आप ही नेगेटिव आ गया, क्योंकि देखो EA2 इसको EA2 कहा गया है, इसको EA1 कहा गया है, तो EA2 EA1 से ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाएंगे, डेली ये का मान आएगा नेगेटिव। उसी प्रकार देखो ऊष्माशोषी विक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि ऊष्माशोषी विक्रियाओं में उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है, यानी वो ऊष्मा बन के निकल गई ना, इसलिए। तो देखो यहां पर ये ग्राफ देखो, ये अभिकारक की ऊर्जा, ये उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है, अभिकारक की कम है, तो अभिक्रिया कौन सी, ऊष्माशोषी। और यहां ये है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है जी, देखो जी अब है कि सक्रियण ऊर्जा का महत्व क्या है, कि अभिक्रिया वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। अरे जाहिर सी बात है कि यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, सक्रियण ऊर्जा क्या है कि अभिकारक को चाहिए होने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो मध्यवर्ती में बदल जाए, तो अगर वो ऊर्जा का मान कम होगा तो वो जल्दी से मध्यवर्ती में बदल जाएगा। भाई अगर मध्यवर्ती में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए जिसे अपन सक्रियण ऊर्जा कह रहे हैं, उसका मान अगर कम है तो कम ऊर्जा में वो जल्दी से मध्यवर्ती बन जाएगा, जल्दी से उत्पाद बन जाएगा, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, कि सक्रियण ऊर्जा कम तो अभिक्रिया वेग ज्यादा। अगला है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी होने का पता सक्रियण ऊर्जा से ही लगाया जा सकता है। पता चल जाएगा कि उत्पाद की ऊर्जा कम है या ज्यादा है। यदि उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उत्पाद की कम है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अपन ने ये टॉपिक कर लिए हैं। क्या टॉपिक कर लिए हैं देख लीजिए, आज अपन ने क्या टॉपिक किए हैं पढ़ लेते हैं। सुनो, अपन ने यहां से किए जी छद्म कोटि की अभिक्रिया देख ली, आराम से समझा कि विकारकों की संख्या तो ज्यादा होती है पर अभिक्रिया का वेग है वो एक ही विकारक पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी पढ़ लिया जी, सक्रियण ऊर्जा पढ़ा आराम से कि मध्यवर्ती बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के ग्राफ पढ़े। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं चाय पानी पी के आता हूं, तब तक आप लोग इतने पार्ट को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।